Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS 1 2023 All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो जी पढ़ाई कैसी चल रही है? CDS, NDA, FCAT की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आई होप सब टारगेट्स कर रहे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? तो टारगेट्स भाई करते रहना, ठीक है ना? टारगेट से पीछे मत हटना। अब देखिए अपनी GS चल ही रही है, मैथमेटिक्स चल ही रही है, तो इंग्लिश को क्यों पीछे छोड़े? क्योंकि यार इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? चाहे आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो। क्योंकि देखो एनडीए की बात करूँ तो एनडीए में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश से? तो एनडीए में आपके क्वेश्चन आएंगे 50, बट मार्क्स देखो इसके 200 है, और इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते आपके। एफकेट की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन आते हैं, वो के कहीं ना कहीं आपकी टफ आती है, बट बाकी तो अपने को अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड सीडीएस 120 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश बोला जाता है ऐसा पेपर है, और रियलिटी में ऐसा है कि इंग्लिश अगर आपका क्लियर नहीं है तो भाई जीएस कितना भी पढ़ लो, मैथ्स कितना भी पढ़ लो, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करवाने वाला यही पेपर है। अगर इसका कट ऑफ क्लियर नहीं है ना, तो आप कहीं से भी कुछ भी देखो भाई, फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में जो पेपर क्लियर करवाता है ना, आपका कट ऑफ क्लियर करवाता है, वो ये सब्जेक्ट करवाता है ना? कुछ और नहीं करवाता भाई। तो इसीलिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, है ना? अब सी आपके सीडीएस में 120 आते हैं, एफकेट में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, और एनडीए में 200, सॉरी 50 क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज वाइज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको पूरा इंग्लिश करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज, है ना? जैसे आज अपन क्या करने वाले हैं, PQRS करने वाले हैं। अब PQRS क्या है यार? आपकी रीडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जनरली 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो इंग्लिश का, जिसमें से एक पार्ट होगा आपका वोकेब, दूसरा पार्ट है आपका रीडिंग, एंड तीसरा पार्ट है आपका ग्रामर। इसीलिए बोला जाता है यार रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करो। तो वो रीडिंग से अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे भाई PQRS के बारे में। अब PQRS के आपके CDS की बात करूं तो 10 क्वेश्चंस आते हैं, और ये 10 से 10 करके आने हैं आपको। आज की क्लास का मोटिव यही है, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, इसलिए इजी वाला पहले करवा रहा हूँ। ये मार्क्स फिक्स करो, जैसे आपका PQRS हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आपका आपका S1 S6 हो गया, कॉम्प्रेंशन हो गया। तो ये अपन पहले करेंगे, जिनसे मार्क्स ज्यादा आते हैं। आपके डिटरमाइनर्स हो गया, आपके प्रिपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इन सबको, है ना? 3 क्वेश्चन आपके एफकेट में आएंगे, मतलब 9 नंबर। और आपके एनडीए में भी क्वेश्चंस आते हैं भाई, कभी 5 आ जाते हैं और कभी 10 आ जाते हैं। ठीक, ये 5 10 बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई। 10 क्वेश्चन आ जाते हैं तो 40 नंबर हो जाते हैं, वही 5 आ गए तो 20 नंबर हो जाते हैं। तो आज की क्लास एकदम ध्यान से देख लो। आई गारंटी यू कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ PQRS करके आओगे। आज के बाद गलत नहीं करोगे। मैं आपको हर एक तरीका बताएगा, उस तरीके को फॉलो करो। आप जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी PQRS के अंदर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई, है ना? तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूं जो आपको माइंड में रखने हैं वाइल सोल्विंग द PQRS। अब वो देखिए बेसिक्स क्या है। यही जो चीजें ना आपके S1 S6 में भी हेल्प करेगी। अब S1 S6 में आपको इसमें नहीं करवा रहा हूँ, S1 S6 की मैं आपके अलग क्लास लेके आऊंगा, है ना? क्योंकि उससे आपको काफी डर लगता है, तो उसके लिए भी मैं एक अलग क्लास लेके आऊंगा। तो आज PQRS के जो 10 क्वेश्चन आते हैं CDS में, एफकेट में 3 क्वेश्चन आते हैं, और आपके एनडीए में 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात करने वाले हैं, है ना? तो ये 10 क्वेश्चन अपने को फिक्स करने हैं भाई। तो देखिए आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो माइंड में देखिए आपकी क्या क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसमें से सबसे पहली चीज है कि आपको जितने भी सेंटेंस दिए जाए PQRS में, आपको केयरफुली रीड करना है। आपको उनको केयरफुली रीड करना है। और PQRS ऐसा है भाई, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है, आपका SSC का भी कोई एग्जाम दे लेना, ठीक? हर सेंटेंस को केयरफुल रीड करना है। आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं डिसेंट होनी चाहिए, ठीक? सेकेंड चीज जो आपको ट्राई करनी है वो करनी है, ट्राई टू आइडेंटिफाई फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस इन द सीरीज। अब देखो 4 ऑप्शन होंगे आपके, 4 सेंटेंसेस होंगे PQRS। आपको ट्राई करना है कि इनमें से पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है, लास्ट सेंटेंस कौन सा हो सकता है। अगेन वो रीडिंग से पता चलेगा, अभी बताऊंगा कैसे पता चलेगा। तीसरा भाई, लुक एट ऑप्शंस। हमेशा ऑप्शंस की तरफ देखना है। आप क्या करते हो, सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखते रह जाते हो, आप ऑप्शंस को देखते नहीं हो कि ऑप्शन क्या क्या है ना? तो ऑप्शंस को आपको देखना है। और ऑप्शंस में आपके जैसे मान लो सीरीज दी है PRQS, तो आप इस सीरीज से क्या करो, इसको पढ़ने की कोशिश करो, क्या पता एलिमिनेशन लग जाए, है ना? एलिमिनेट हो जाए, आपको मिल ही जाए आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। अब कभी कभी क्या होता है, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ऐसे हो जाए जैसे PSQR, तीसरा ऑप्शन है जैसे QSPR, एंड चौथा ऑप्शन आपके QRPS।
अब देखो ये दो आपके किससे स्टार्ट हो रहे हैं, पी और क्यू से हो रहे हैं। अब ना जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो इसीलिए बोला जाता है ऑप्शन को देखो भाई। अब आपको जब सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस ढूंढो ना, आप जो भी आपका सीरीज है उसका फर्स्ट सेंटेंस कंफर्म है, या तो पी होगा या क्यू होगा, तो एस और उसको क्या हो जाओ, आर को गोली मारो और डिसाइड करो कि पहला कौन सा होगा। जैसे ही आपको पहला पता चलेगा, दो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ट्राई टू फॉर्म ए पेयर, हमेशा ट्राई करो कि आप एक पेयर बना लो, है ना। पेयर बना के फिर एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अभी ये टेक्निक भी सिखाऊंगा, ये पेयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली S1 S6 में। ठीक, लुक आउट फॉर कनेक्टिंग वर्ड्स। अब कभी कभी क्या होते हैं, दो सेंटेंस के अंदर आपके कनेक्टिंग वर्ड्स मिलते हैं, जैसे ये पहला सेंटेंस है ना। अब मान लो कुछ रिजल्ट बताया है, फाइनली आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे उसका कुछ कॉन्ट्रेरी बताया जा रहा है, तो आपके हाउ एवर आ गया जैसे, है ना। तो कॉन्ट्रेरी होगा तो मतलब इससे पहले कुछ बताया गया इसके बारे में। तो इस तरीके से आपको क्या देखने हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड्स भी देखने हैं कि इसके बाद में कौन सा सेंटेंस होगा या इसके पहले कौन सा सेंटेंस होगा। रीड ऑल दी ऑप्शन इफ नथिंग वर्क्स, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो भाई ऑप्शंस को सारे को रीड करके देखो, है ना। चार ऑप्शन को बेस्ट लगता है, जो साउंड गुड करता है उसको टिक करना है फाइनली। रीड इट अगेन केयरफुली टू गेट ए गुड एक्यूरेसी। एक बार रीड मत करो, बस एक से ज्यादा बार आपको रीड करना है ना। सिर्फ एक बार रीड करने से बात नहीं बनेगी भाई, ठीक है ना। मैं देखता हूँ सीडीएस में बच्चे पेपर कर करके बैठ जाते हैं 70-70 80-80 मिनट में। देखो यार, वो सीडीएस है, यूपीएससी को 100 समझ के आपको 120 मिनट दे रहा है ना, वरना तो वो पहले ही टाइम के साथ आपको खत्म कर सकता था। तो यार केयरफुल रीडिंग करने के लिए वो आपको टाइम दे रहा है, तो केयरफुली रीडिंग करना बहुत जरूरी है, चाहे आपका जीएस का पेपर हो चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना, अब आप टिक तो कराते हो एग्जाम में, अब आपको लगता है कि मेरा तो करेक्ट है करेक्ट है, फिर देखते हो कि पीडीएफ में नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? क्योंकि एक्चुअली वो गलत था, आपने केयरफुली रीडिंग की नहीं, है ना। करना यस था, आप करके आ गए नो, तो वो वाला सीन हो जाता है। ठीक, अब देखो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, अप्रोच कैसे करना है। पहली अप्रोच देखो क्या है, पहली अप्रोच है, पहला रूल नंबर 1 है, रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली। सारे सेंटेंस केयरफुली रीड करने हैं आपको, है ना। जनरली ऑप्शन विथ सेम लेटर्स आर द करेक्ट आंसर। जो मैंने आपको अभी एक चीज बताई ना, कि मान लो ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी पी से हो रहा है, तीसरा मान लो आपके आर से हो रहा है, और चौथा आपके एस से हो रहा है ना। तो बहुत हाई चांस है, आपके 90% चांस है कि इन दो में से ही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। 10% कभी कभी ऐसा चांस हो जाता है कि इन दो में से आपका आंसर हो जाता है, बट 90% चांस आपका क्या होगा, इन्हीं दो में से करेक्ट होगा। इनको आपको देखना ही नहीं है स्टार्ट में, ठीक है ना। रूल नंबर 2 क्या कहता है, मेक पेयर ऑफ एनी टू सेंटेंसेस, एलिमिनेट अदर ऑप्शंस ऑन बेसिस ऑफ दैट। अब जैसे देख लो, आपने क्या किया, पूरा सेंटेंस रीड किया, अब आपको पहला सेंटेंस भी पता नहीं चल रहा है, लास्ट सेंटेंस भी आपको पता नहीं चल रहा है। उस केस में क्या करना है, आपको कोई भी दो सेंटेंस का पेयर देखना है। जैसे पहला ऑप्शन मान लो आपका है पी क्यू आर एस, दूसरा ऑप्शन आपका पी क्यू एस आर, तीसरा ऑप्शन आपका पी एस क्यू आर, और चौथा ऑप्शन आपका आर क्यू एस पी। अब आपने देखा कि भाई एस के बाद में कंफर्म है कि आर ही आएगा, आपको ये पता चल चुका है सेंटेंस को केयरफुली रीड करने के बाद, है ना। तो आपका ये कंफर्म हो गया एस के बाद में आर ही आएगा। तो देखो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, आर के बाद एस आ रहा है, एस के बाद आर नहीं आ रहा है ना। आपने देखा कि एस के बाद में क्या आएगा, आर ही कंफर्म आएगा, तो पहला एलिमिनेट हो गया। ऐसे दूसरा भी हो गया, और ऐसे ही तीसरा हो गया। तो ये भी एक टेक्निक है क्वेश्चन सोल्व करने की, जो S1 S6 में भी बहुत हेल्प करती है। तीसरा क्या है, फाइंड फर्स्ट सेंटेंस, इट्स जनरली एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस एक्सप्लेनिंग अबाउट समथिंग। आपको ट्राई करना है कि पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है। देखो जनरली जो पहला सेंटेंस होता है ना, वो होता है जो आपका क्या करता है, किसी चीज के बारे में इंट्रोड्यूस करता है ना, जिसके बारे में फर्दर आपकी एक्सप्लेनेशन होने वाली है सेंटेंस में। तो वो सेंटेंस जनरली क्या होता है, आपका फर्स्ट सेंटेंस होता है। फाइंड पेयरिंग वर्ड्स इफ अवेलेबल, लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब कुछ सेंटेंस क्या होता है, नॉट ओनली आपको पहले सेंटेंस में मिलता है, दूसरे सेंटेंस में बट ऑल्सो मिलता है। तो वो दो सेंटेंस क्या होंगे भाई, बैक टू बैक होंगे। तो आपको ऐसे कनेक्टिंग वर्ड्स भी सीखने हैं। अभी भी नहीं समझ में आया, चलो क्वेश्चन से समझाता हूं, आपको और अच्छे से पकड़ में आएगा। अब जैसे देखिए, ये सारे सीडीएस के, आपके सीडीएस एनडीए के क्वेश्चन है, इसी साल के, है ना। इसी साल के मतलब 2024 के है, 1 2 के। ठीक, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चलेंगे अपन। एंड एज यू ऑल नो, मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, है ना। आई डोंट फॉलो ऑल दोज थिंग्स की बस सब कुछ पढ़ा दिया भाई, सब कुछ पढ़ने से नहीं होता, आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। अब ये देखिए सेंटेंस क्या है भाई, सबसे पहला रूल क्या है, सारे सेंटेंसेस को प्लीज एक बार केयरफुली रीड कर लो। देखो पी क्या है, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country, education which plays a significant, and
अब यहाँ पे देखो, मेरे को लास्ट वाले सेंटेंस में सबसे पहले नजर गई है, क्या आ रहा है, एजुकेशन विच प्लेज ए सिग्निफिकेंट एंड, मतलब एस आपका लास्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता, इसके बाद में कुछ ना कुछ तो आएगा। ये देखो, यही होता है कनेक्टिंग वर्ड, यही क्या होता है आपका, कनेक्टिंग वर्ड होता है। ठीक, अब देखते हैं कि भाई फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। एक बार ऑप्शन की तरफ जाओ, आपको ऑप्शन की तरफ कंफर्म देखना है भाई। देखो, या तो पी होगा या आर होगा, मतलब क्यू या एस आपका फर्स्ट नहीं होगा, तो क्यू और एस को एक बार छोड़ो, आपको पहले पहला सेंटेंस चूज करना है। तो देखो, मैं क्या देखता हूं, पी और आर को देखता हूं। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, ये देखो फर्दर क्या करने वाला है, इसको एक्सप्लेन करने वाला है, इसके बारे में बताने वाला है ना, कि द एसेंस ऑफ, एसेंस किसमें है भाई, एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसमें है, आगे इसमें बताने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, पी आपका क्या होगा, पहला सेंटेंस होगा। चलो एक बार आर को रीड कर लेते हैं। बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, अब यहां से भी आपका सेंटेंस क्या हो सकता था, स्टार्ट हो सकता था, आर से भी हो सकता था, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, चलो छोड़ो, ठीक है ना। पी से भी अपने को लग रहा है, आर से भी लग रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रेमेडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, एजुकेशन विच प्लेज ए सिग्निफिकेंट एंड। अब अपन ने सेकेंड रीडिंग भी एक बार लगा ली है, कि सेकेंड रीडिंग में अपने को थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली है ना। एक चीज देखिए, लास्ट वाला सेंटेंस भी एक बार देख लो, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, क्या पी से आपका सेंटेंस एंड हो सकता है, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, इसके बाद तो भाई कुछ है ही नहीं ना आगे। अगर ये दोनों चूज करते हो तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे एलिमिनेशन किया जाता है ना। तो आप कोई सा भी टेक्टिक लगाओ, अब हो सकता है जैसे देखो किसी बच्चे की बहुत अच्छी रीडिंग है, वो पहले में कैच कर लेगा, है ना, वो पहले में कैच कर लेगा। मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ। अब कुछ बच्चों को ये बहुत सिंपल लगेगा, मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ, उनके लिए जा रहा हूँ जिनको यार इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है ना, जो हिंदी मीडियम वगैरह से है। ठीक, तो इस तरीके से देखो, इस जा रहा है, इसके बाद में आपका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो मतलब ये दो तो आपके हो ही नहीं सकते। अब होगा यही, अब कंफर्म हो गया, स्टार्ट पी से होगा। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एजुकेशन, है ना। आपका एसेंस किसमें है भाई, एजुकेशन में। विच प्लेस, अब देखो प्लेस आया है, विच प्लेस ए, एक यहाँ पे देखो वर्ड है रोल, प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल, ऐसे पढ़ते हो ना आप, तो प्लेस का किसके साथ कनेक्शन होगा, रोल के साथ होगा। तो एस के बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा। तो देखो एस और क्यू का क्या हो गया भाई, आपका एक पेयर बन गया। अब इसमें देखो एस क्यू का पेयर है, इसमें क्यू एस का है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, आंसर हो गया ए। तो देखो, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एजुकेशन which plays a remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country, है ना। यहाँ पे ये significant and remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, एलिमिनेशन हर तरीके से देखना जब तक आपको आंसर ना मिल जाए, है ना। एंड आई विल ऑलवेज से PQRS कभी भी छोड़ के मत आना, एक भी, नेवर एवर लीव। चाहे आपको आता नहीं है ना, तो एट द एंड आई विल से कि जो बेस्ट लगता है उसको टिक करके ही आना, कभी भी छोड़ना नहीं है भाई। इंग्लिश में आपको रिस्क लेना है भर के, जीएस में नहीं लेना होता है भर के, जीएस की कुछ लिमिट होती है ना, उसके आगे नहीं लेना होता है, बट इंग्लिश में लेना होता है। ठीक, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, अब ये वाला देखिए, इन दिस एंड्योवर जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रेटेजी is central to mitigate gender inequalities and financing for gender equality, है ना। अब ऑप्शन देखो एक बार, क्यू से स्टार्ट हो रहा है या फिर एस से स्टार्ट होगा, क्यू वाला सेंटेंस रीड करो। जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रेटेजी, स्टार्ट हो सकता है, एस से करके देखो। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये भी हो सकता है भाई, ये भी आपका हो सकता है। ठीक, अब एक बार ये सेंटेंस रीड करो, आर इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड आ रहा है इसके बाद में, आर, इस आर वाले में क्या आ रहा है, लास्ट में आपके एंड आ रहा है। ठीक है जी, अब एंड के बाद में इन आ सकता है क्या, एंड के बाद में इन आ रहा है पी में, देखो है ना, पी आ रहा है, क्या आर पी हो सकता है क्या आपका, आर पी हो सकता है, नहीं आ सकता ना भाई। तो यहां से देख लो, अगर आरपी का कोई पेयर बन रहा है तो उसको एलिमिनेट करो, देखो आरपी आ रहा है, तो ये हो गया आपका एलिमिनेट, है ना, ये आपका हो गया एलिमिनेट। ठीक है जी, अब देखिए एक में एस आ रहा है एंड में, एक में पी आ रहा है, एक में क्या आ रहा है आपका क्यू आ रहा है। ठीक,
अब फर्दर एक बार रीड करते हैं सेंटेंस को। देखो, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी। अब क्या करो, आप सेंटेंस वाइज रीड करके देख लो। मैं पहला वाला ए वाला आपका रीड करके ट्राई करता हूं। देखो, ए के अकॉर्डिंग रीड करता हूं। जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रेटेजी इन दिस एंड्योवर। इन दिस एंड्योवर, उसके बाद में इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो भाई देखो, इसका क्यू और पी का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो अगेन हो गया एलिमिनेट, राइट। फर्दर देखो, आप एस से रीड करके देखते हैं। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज। अब देखो, एस और आर का आपका पेयर भी बन रहा है भाई। देखो कैसे बन रहा है, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी। अगर आप जेंडर इक्वलिटी के लिए फाइनेंसिंग करते हैं, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है अगर आपको जेंडर इनइक्वलिटीज को हटाना है। तो देखो, एस को क्या कर रहा है, आर एक्सप्लेन कर रहा है, तो देखो पेयर बन गया। अगर आप ये डायरेक्टली पेयर बना लेते स्टार्ट में, तो वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो आंसर होगा आपका एस आर क्यू पी। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रेटेजी इन दिस एंड्यूवर। तो आपका एकदम सही सेंटेंस है ये। आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है ना। तो पहला वाला नहीं होगा भाई, इसका आंसर होगा सी। ओके, चलिए थर्ड देखिए। बैलेंस्ड डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स ऑफ, ठीक, आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर ए वोलसम एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मास कंजप्शन। अब ये तो यार इजी सेंटेंस है, ये टफ नहीं है, ठीक। अब देखो, आर और एस से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर देखो एस से स्टार्ट करते हैं तो मास कंजप्शन, मास कंजप्शन, उसके बाद में देखो आर आ रहा है इस वाले में, मास कंजप्शन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्या कोई बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो एलिमिनेट करो इसको। ये वाला देखते हैं, मास कंजप्शन वोलसम एंड, नहीं बन रहा ना, अगेन एलिमिनेट करो। मतलब स्टार्ट तो आर से ही होगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब देखो, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, देखो आगे एक्सप्लेन कर रहा है, तो आर के बाद में क्या आएगा, कंफर्म है, क्यू आएगा। आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर ए होलसम एंड बैलेंस डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन। तो आंसर देखो ऐसे निकाला जाता है भाई, पी क्यू आर एस में 10/10 ऐसे किए जाते हैं। तो फोकस करो इन सब पॉइंट्स पे, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो झट से 30 सेकंड के अंदर आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या भाई, रिलेटिंग टू द एजुकेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज, इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन। अब देखो, जो न्यूज पढ़ता है ना बंदा, वो इसको क्वेश्चन को क्या कर लेगा, जल्दी से कर लेगा, क्योंकि ऐसी चीजें आपके न्यूज के अंदर क्या होती रहती है, चलती रहती है ना। तो उसको पता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सेंटेंस के अंदर, तो वो जल्दी कनेक्ट कर लेता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं आपको काफी जगह हेल्प करता है ना। अब देखिए, यहाँ पे एंड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, एंड आ रहा है, और एंड किससे हो रहा है, टू से हो रहा है। एंड एक्सटेंडिंग फाइनल सपोर्ट टू। अब देखो, क्या टू से सेंटेंस एंड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, आंसर निकल गया यहीं से। ऐसे ढूंढा जाता है यार आंसर, है ना, कि स्टार्ट या तो स्टार्टिंग ढूंढो या लास्ट वाला ढूंढो या कनेक्टिंग सेंटेंस ढूंढो, उसके अकॉर्डिंग बनाओ। और इसको रीड भी कर लो एक बार, चाहे आपकी अगर यकीन ना हो। इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन, इसके बाद में रिलेटिंग टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, फिर है आपका एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो एकदम सही सेंटेंस है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कहता है, डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडिशियसली, ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस दी, है ना। इसमें तो देखो आपकी डिसबर्समेंट की बात हो रही है, इसमें हो रही है कि सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं किस प्रोसेस में, टू प्रोसेस दी वंस ऑल रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द बेनिफिशरीज। ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस दी, अब किस चीज के प्रोसेस में आपके एफर्ट्स लगाए जाते हैं, बेनिफिशरीज। वंस ऑल रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स, ये भी नहीं आएगा। तो इसके बाद में क्यू के बाद में क्या आएगा, ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस दी, क्या किस चीज को प्रोसेस करने के लिए, आर आएगा या पी आएगा। तो ये अपने को क्या देखना पड़ेगा, केयरफुली अगेन सेंटेंस रीड करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा सीन बन जाता है, कभी कभी चारों ऑप्शन आपको अलग दे देते हैं, है ना। यूपीएससी ऑब्वियसली थोड़ा होशियार है, तो वो चारों ऑप्शन देखो आपको क्या दे दिए, अलग दे दिए। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो, कोई भी दो सेंटेंस का आपको पेयर बनाना पड़ेगा। जब आप पेयर बना लोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो, फिर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना। फिर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब जैसे देखिए, क्यू और एस का तो पेयर बनेगा नहीं, यहाँ पे भी दी आ रहा है, यहाँ पे भी दी आ रहा है।
तो क्यू और एस का तो आपका पेयर बन भी नहीं सकता है, बाकी ऐसा कोई आपका ऑप्शन भी नहीं आ रहा है जिसमें ऐसा हो रहा है ना, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन देखो स्लाइटली क्या हो जाते हैं आपके, टफ हो जाते हैं, है ना, कभी कभी काफी बच्चों के लिए टफ हो जाते हैं। तो इसमें क्या बनाओ भाई, पेयर बनाओ। ऑल एफर्ट्स आर मेड टू प्रोसेस दी, वोट क्या प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस दी डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन एक्सपीडिशियसली, ताकि आपका पेंशन को क्या किया जा सके, सबके बीच में बांटा जा सके, है ना, जल्दी से प्रोसेस किया जा सके। तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्यू के बाद तो क्या आएगा आपका, पी आएगा। तो क्यू के बाद देखो पी आ रहा है, क्यू के बाद पी आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए भाई, एलिमिनेट हो गए। अब आंसर तो इन दो में से होगा, राइट। अब या तो ये क्यू से स्टार्ट हो गया या आर से होगा, है ना। तो देखिए आर वाला देखते हैं, आर वाले का देखो, वंस ऑल रिक्विजाइट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम, किससे रिसीव्ड, आर के बाद भी कुछ ना कुछ आएगा, रिसीव्ड फ्रॉम द बेनिफिशियरीज। तो ये भी कंफर्म हो गया कि आर के बाद में एस आएगा। इसमें देखो आर के बाद एस आ रहा है, इसमें एस के बाद आ रहा है, तो ये हो गया अगेन एलिमिनेट, आंसर हो गया आपका बी। ऐसे सोल्व करना है भाई ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये गलत नहीं होने चाहिए, आप क्या करके आते हो 10 में से 9 8 करके आते हो, बट ये एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ गलत होते हैं ना, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। क्योंकि जो इजी है यार, एटलीस्ट उसमें आप 100% एक्यूरेसी रखो, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, आप एक्यूरेसी को क्या करते हो, अंडर एस्टिमेट करते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे देन इंटरप्रेटिंग इट, क्या पी से स्टार्ट हो सकता है, देन इंटरप्रेटिंग इट नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दो ये। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट टू इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज, अब देखो यहां पे बिकॉज आ रहा है ना, टू इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज देन, एस के बाद में क्या पी आ सकता है आपका, एस के बाद में क्या पी आ सकता है, नहीं आ सकता ना, वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है, वैसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। टू इल्यूड ह्यूमैनिटी बिकॉज कॉम्बेटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज, हो सकता है इसके बाद में आए। To elude humanity because understanding poverty is more important than, देखो more important than interpreting it। तो आर के बाद में कंफर्म है भाई पी आएगा, आर के बाद में देखो पी आ रहा है, आर के बाद में देखो पी नहीं आ रहा है, आर के बाद में पी नहीं आ रहा है। पहला वाला सेंटेंस एक बार रीड कर लो, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरप्रेटिंग इट, है ना। अंडरस्टैंडिंग, सॉरी ये होगा, कॉम्बैटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज to elude humanity because understanding poverty is more important than interpreting it। ये आपका सेंटेंस क्या है, एकदम करेक्ट है। देखो क्यू से स्टार्ट होगा, है ना, combating poverty continues, इसके बाद में क्या है, एस है, combating poverty continues to elude humanity because उसके बाद में देखो इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटरप्रेटिंग इट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऐसे आपको इनको सोल्व करना है भाई, ठीक है ना, समझ में आया। अभी नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला देखिए, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविच सेज, अब देखो इससे स्टार्ट हो सकता है, पी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, आपके ऑप्शन में भी है ना। दूसरा देखो आर ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो आर को भी एक बार देख लेते हैं। एंड पेडागोगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्यू से तो आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्यू से स्टार्ट भी नहीं हो सकता। फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच, ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम, ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। अब अगेन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आर वाले से ट्राई कर लो कि आर से क्या आपका ये क्वेश्चन हो रहा है ना, क्योंकि आर दो में रिपीट हो रहा है तो हाई चांस है। तो देखो फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविच सेज ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है जी। एक बार ऑप्शन से देखो, आप स्टेटमेंट पढ़ के देख लो, वैसे तो ये देखो बहुत हाई चांस है आर से स्टार्ट होगा, बट फिर भी चाहो तो आप ऑप्शन रीड करके देख लो। देखो ये वाला रीड करते हैं, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविसेजेस एंड पेडागोगी इन स्कूल एंड कॉलेजेस, क्या इसके बाद में ये आ सकता है, नहीं आएगा ना, तो ये आपका क्या हो चुका है भाई, एलिमिनेट हो चुका है, ठीक। ये देख, ये वाला देखो, ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच एंड पेडागोगी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ऐसे कैसे आ रहा है भाई, ये पहले आ रहा है, बीच में इसको घुसा दिया, फिर ये आ गया, है ना, कोई सेंस नहीं बना रहा है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है, मतलब स्टार्ट तो आपका आर से ही होगा, है ना। तो ये वाला देखो, फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविसेजेस ए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम
उसके बाद में क्या है एस, एंड पेडागोजी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, एकदम सही है। फर्दर देखो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि लिबरल अप्रोच को फॉलो करते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने आपका क्या क्या किया है, कैसे रिस्ट्रक्चर किया है, वही आगे बताया गया है। तो ये आपका क्या है, एकदम सही है। आप चाहो तो इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं। फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच एंड पेडागोजी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, फिर आ रहा है ए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम द नेशनल एजुकेशन, आर के बाद इसके एस के बाद में आपका पी नहीं आ सकता है, तो ये क्या आपका अगेन गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। द अमेजोन बेसिन इज द इन द सेंट्रल नॉर्थ, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज इन द वेस्ट एंड डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स, है ना, डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स। अब अगेन एक बार ऑप्शन देखो तो ऑप्शन चारों आपके क्या अलग अलग है, मतलब अगेन आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक, मैं देखो इस सेंटेंस को पकड़ रहा हूं सबसे पहले। अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज द अमेजन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ। ओके, अगर आप क्यू के बाद में पी लेते हैं, अगर आप सपोज करो क्यू के बाद में क्या लेते हैं, पी लेते हैं, तो अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज द अमेजन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ। ठीक, देखिए क्यू के बाद में पी है क्या कोई ऑप्शन में, ऐसा कहीं है ही नहीं, तो ये तो आपका हो नहीं सकता, है ना। फर्दर देखो अगर मैं एस लेता, अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन्स इन द वेस्ट, ये देखो एकदम परफेक्ट आपका क्या बन रहा है, क्यू के साथ एस का पेयर बन रहा है। तो क्यू के साथ एस का पेयर नहीं है, क्यू के बाद में एस का पेयर नहीं है, क्यू के बाद में एस का पेयर है, तो यही आपका आंसर हो गया। अगेन नहीं है तो आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट देखिए। encompassing a great many has been eclectic, historical and culturally Indian society differences and contradictions, है ना। अब इस सेंटेंस में देखिए मेरे को जो सबसे स्टार्टिंग जो लग रहा है वो ये सेंटेंस लग रहा है ना, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा है, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी, और दूसरा देखो या तो आर से स्टार्ट होगा या पी से होगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो मैं आर से स्टार्ट करके देखता हूं, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी हैज बीन इक्लेक्टिक। अब मेरे को इंडियन सोसाइटी को आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। अब हो सकता है आपको इक्लेक्टिक का मीनिंग पता नहीं हो, जैसे मेरे को नहीं पता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, है ना। तो देखो क्यू के बाद में क्या आएगा आपके, सॉरी आर के बाद में आपके क्या आएगा, ये आएगा क्यू, आर के बाद में क्या आएगा, क्यू आएगा। तो आर क्यू का कंफर्म पेयर बनेगा, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी आपका नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। चलो एक बार देख भी लेते हैं कि आगे सही है ये। historically and culturally Indian society has been eclectic, encompassing a great many differences and in contradiction। तो देखो a great many differences and contradiction, एकदम आपका P के बाद में ऐसा आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, E। तो पेयरिंग बनाना सीखो यार, पेयरिंग बनाने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे आपकी। S1 S6 का भी तोड़ यही है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अब ये वाला देखो, सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इज कंसिडर्ड द सिद्धा सिस्टम इज। अब देखो ये द सिद्धा सिस्टम, ये आपको पता होगा वेद, जो आपके आयुर्वेद वगैरह उसके अंदर होता है ना। तो अपन इसको क्या लेते हैं, इनिशियल सेंटेंस लेके चलते हैं। देखो या तो पी, पी देखो डोमिनेट कर रहा है, तो पी भी हो सकता है आपका स्टार्ट, क्यू भी हो सकता है। एक बार मैं क्यू के साथ कोई पेयर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। द सिद्धा सिस्टम इज, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेगा। The Siddha system is system of India and is considered age-old experiential wisdom, one of the ancient comprehensive medical to be a form of age-old experiential wisdom। अब अगेन एक बार इस सेंटेंस को केयरफुली रीड करो और देखो कि पेयर कहां पे बन सकता है। तो देखो मैं पेयर बनाता हूं, तो एक बार देखो ये मेरे को क्यू वाला स्टार्टिंग लगा ना, तो एक बार ये रीड करके देख लो। द सिद्धा सिस्टम इज के बाद में इज वन ऑफ द एंशियंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल systems of India and is considered to be a form of age old experiential wisdom। देखो एकदम सही लग रहा है, तो यही आपका क्या होगा, सही सेंटेंस होगा, है ना। क्योंकि सिद्धा सिस्टम को देखो आगे बताया कि ये उन सभी सिस्टम में से, आगे देखो इसको ये कनेक्ट कर रहा है, इसके बाद में पी आएगा, कंफर्म है, वन ऑफ द एंशियंट कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल सिस्टम्स, तो ये इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो आपके क्या आएगा भाई, एस के बाद में कंफर्म पी आएगा, तो इसमें देखो एस के बाद में आपके क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और कोई से में नहीं आ रहा है, और कोई से में भी नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखो। अब ये तो पॉलिटी जिन्होंने अच्छे से किया वो तो सभी सभी कर लेंगे, है ना, उनको इंग्लिश की नॉलेज की जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो क्या बोला है, डीपीएसपी विच दो नॉट जस्टिसिएबल
are fundamental to the governance of the country and it is the duty the constitution lays down certain of the state to apply this principle in the making laws. देखो यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि डीपीएसपी के बारे में बताना स्टार्ट किया यहाँ से। तो देखो डीपीएसपी पी वाला देखो एक ही है, तो स्टार्टिंग सेंटेंस ही ये होगा, तो कंफर्म है, बहुत हाई चांस है कि यही होगा आपका, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। DPSP which though not justiciable are fundamental to the governance of the country and it is the duty, अब ड्यूटी बताएगा आगे, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। अब देखो ये तो कंफर्म है कि P के बाद में Q आएगा, Q के बाद में S आएगा, है ना, बट R उसके बाद में नहीं आएगा, R उसके बाद में नहीं आएगा, तो R मतलब पोजीशन कहीं और होगी, तो पहला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब दूसरा, इसमें देखो आपका PQS बन रहा है क्या, PQS नहीं बन रहा है, गलत हो गया। इसमें देखो PQS बन रहा है और R पहले आ रहा है, चलो R से स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन DPSP विच दो नॉट जस्टिसिएबल आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये लास्ट वाले वर्ड्स पकड़ा करो, इसी से पेयर बनते हैं। तो आंसर क्या हो गया, अगेन सी। नेक्स्ट देखिए, are evolving rapidly the geopolitical and geo-economic landscape where aspects related to application of military force in a multipolar world is dynamic, है ना। अब देखो R आ रहा है इसमें, तो P से तो आपका स्टार्ट हो नहीं सकता, ऑप्शन देखो Q आ रहा है या फिर S आ रहा है, मतलब या तो Q से स्टार्ट होगा आपके या फिर S से स्टार्ट होगा, है ना। तो देखो मैं Q से स्टार्ट करता हूं। द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप आर इवॉल्विंग रैपिडली, मतलब Q के बाद में क्या आएगा भाई, P आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, या तो R आ रहा है या S आ रहा है ना। तो एक बार R और चेक कर लेते हैं। द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये भी हो सकता है, एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स। इसके बाद में आपका S, इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक आर इवॉल्विंग रैपिडली। ठीक, तो इसमें अगेन आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक पेयर का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो देखिए पेयर का फॉर्मेशन करते हैं, क्या एस से स्टार्ट हो सकता है, एक बार एस वाला सेंटेंस देखो, इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, ये तो भाई एंड जैसा सेंटेंस लग रहा है। इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, ये तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में डायनेमिक होता है। क्या डायनेमिक होता है, आगे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं है, तो एस से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, होगा तो क्यू से, राइट। तो अगेन देखो, द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप, सेकेंड वाला भी रीड कर लो। द जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप इन ए मल्टीपोलर वर्ल्ड इज डायनेमिक, उसके बाद में क्या, वेयर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स आर इवॉल्विंग रैपिडली। ये ज्यादा सही लग रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, ना कि ए होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, India has participated actively in multilateral forums relating to disarmament, non-proliferation and in the international security arena. अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, P है, S है, Q है, Q है, तो अपन Q से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये दो को एक बार इग्नोर करो, गोली मारो। इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम्स, कौन से मल्टीलेटरल फोरम्स, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड एक्टिवली in multilateral forums relating to disarmament, non-proliferation and international security, taking into account its national security interest and priorities in the international security arena। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, है ना, QRPS। नेक्स्ट देखिए, लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू, दो नहीं होगा, थ्रू होगा, ठीक है। Linked to the formal education system through a close coordination with the children in the age group of 5 to 8 years are directly सर्व शिक्षा अभियान। तो देखो ये सर्व शिक्षा अभियान है, ये तो क्या आपकी एक नाउन हो गई, राइट। तो इसी से इसका तो देखो कोई स्टार्ट दे ही नहीं रखा है अपने को दे रखा है Q या R। तो पहले Q और R में डिसाइड करते हैं कि स्टार्ट किससे हो सकता है। तो Q देखो क्या कहता है, एक क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दी, एक क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दी। अब ये तो यार स्टार्टिंग सा लग नहीं रहा है, इससे पहले कुछ ना कुछ तो आएगा ना, किसके बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन। अब अगर R से स्टार्ट करें, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली, अब ये सेंटेंस आगे एक्सटेंड हो सकता है ना,
चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर directly linked to the formal education system through सर्व शिक्षा अभियान, a close coordination with the। अब अगेन देखिए आपका क्यू का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहा है ना, क्यू आपका सेट नहीं हो रहा है, तो एक बार अपने को वापस पेड़ तो बनाना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो एक पेड़ तो अपना कंफर्म हो गया कि चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू। तो क्यू के बाद तो सॉरी आर के बाद तो कंफर्म है अपना क्या आएगा, पी आएगा। तो आर के बाद में पी देखो इसमें आ रहा है, इसमें पी आर आ रहा है तो नहीं होगा, इसमें आर के बाद पी आ रहा है, इसमें आर के बाद पी आ रहा है, तो देखो तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ऐसा हो रहा है आपके, है ना। और क्यू से अपना स्टार्ट होगा नहीं, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। अब एक एक करके दोनों सेंटेंसेस को रीड कर लो। देखो पहला रीड करता हूं, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू सर्व शिक्षा अभियान, ए क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ दी। आगे कुछ नहीं है, मतलब होना चाहिए था, ये गलत है, राइट। अब ये वाला रीड कर लो, चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू ए क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दी सर्व शिक्षा अभियान। अब देखो क्लोज कोऑर्डिनेशन विद दी सर्व शिक्षा अभियान, तो कंफर्म है क्यू के बाद में एस आएगा, तो ये आपका क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है ना। तो अलग अलग टैक्टिक्स लगाइए भाई, जब तक सॉल्व नहीं होता है हर टैक्टिक लगा के देखिए, कभी पेयर बनाइए, कभी स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढिए, कनेक्टिंग वर्ड्स ढूंढिए, कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि भाई मिलता नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा इज बीइंग। अब देखो योगा इज बीइंग, है ना, तो एस से स्टार्ट होने की हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि योगा के बारे में आगे कुछ बताने वाला है। तो पी पी एस एस तो अपन लेके चलते हैं एस से, ठीक है ना। इसके बाद का आगे का पेड़ ढूंढते हैं, योगा इज बीइंग प्रैक्टिस एज पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज। बन गया ना भाई। तो ऐसे सेंटेंस देखो जल्दी बन जाते हैं। एस के बाद में क्या आएगा आपका, आर आएगा, और आर के बाद में क्यू आएगा, क्यू के बाद में पी आएगा, तो आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन ट्रबलिंग बेटर देन दी वन वुड नो ट्रबल, सी हु हैज बीन इन ट्रबल। अब ये थोड़ा सा क्या हो जाता है आपके लिए, कंफ्यूजिंग हो जाता है इस टाइप का सेंटेंसेस, है ना। तो इसको केयरफुली अगेन रीड करो। ऐसे सेंटेंस में आई विल ऑलवेज से कि पहले ऑप्शन पे जाओ, देखो पी से स्टार्ट होगा या एस से होगा, है ना। देखो एस में क्या बोला है, सी आ रहा है, तो हाई चांस है कि भाई इसी से स्टार्ट होगा। यहां से देखो हु हैज बीन ट्रबलिंग बेटर देन दी वन वुड नो द ट्रबल, तो सी से ऑब्वियसली एक ही स्टार्ट होगा, सी हु हैज बीन इन ट्रबल, सी हु हैज बीन इन ट्रबल वुड नो द ट्रबल। जो जो ये बात की जा रही है कि जो भी आपकी फीमेल है जो ट्रबल में है, उसको क्या होगा, ज्यादा पता होगा उस ट्रबल के बारे में, वुड नो द ट्रबल बेटर देन द वन हु हैज बीन ट्रबलिंग। जो ट्रबल दे रहा है उससे ज्यादा तो उसको पता होगा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो सी हु हैज बीन इन ट्रबल वुड नो द ट्रबल, तो क्या आएगा भाई, एस के बाद में आर आएगा, तो एस के बाद में देखो आर इसमें आ रहा है, फिर क्यू आएगा, बेटर देन दी वन हु हैज बीन ट्रबलिंग, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और दूसरा आप पेड़ से भी कर सकते थे, देखो आर के बाद में कंफर्म है क्यू ही आएगा, वुड नो द ट्रबल बेटर देन दी वन, है ना, वुड नो द ट्रबल बेटर देन दी वन। तो एक तरीके से कंपैरिजन जैसा ही चल रहा है, तो आपका क्या क्या आएगा, आर के बाद में कंफर्म क्यू ही आएगा। तो इसमें देखो आर के बाद क्यों नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो दो तो आपके ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। चलिए ये बताइए, ये देखिए अभी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ये तो एक तरीके से आप मान लो कि सेइंग आपकी है ना, कोट टाइप से। द स्पीकर reiterated बिफोर द ऑडियंस इज स्टिल वैलिड द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट। अब कोई स्पीकर है भाई, उसी के बारे में वो कुछ बोलने वाला है, कौन सा फैक्ट वो क्या बताता है क्या नहीं बताता है, उससे रिलेटेड कुछ है। अगेन ऑप्शन पे जाओ, देखो क्यू क्यू आर एस। अब हाई प्रोबेबिलिटी है सेंटेंस क्यू से स्टार्ट होगा। देखो द स्पीकर reiterated बिफोर द ऑडियंस all that glitters is not gold is still valid the fact that the old epithet. The speaker reiterated before the audience the fact that the old epithet। अब देखो यहाँ पे old epithet आ रहा है, मतलब आगे क्या करने वाला है, ये old epithet जो भी saying है वो बताने वाला है। ये रही old epithet क्या है, all that glitters is not gold। तो s के बाद में कंफर्म है कि भाई p आएगा। अब देख लो s के बाद में p नहीं आ रहा है,
एस के बाद में पी आ रहा है, हो सकता है। एस के बाद में पी नहीं आ रहा है, एस के बाद में पी आ रहा है, तो हो सकता है। अब अपने को पता है सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, क्यू से होगा, तो ये होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अब रीड भी कर लो। द स्पीकर reiterated बिफोर द ऑडियंस द फैक्ट दैट द ओल्ड एपिथेट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज स्टिल वैलिड। ओके, नेक्स्ट देखिए। A decade sooner than 2050 that the population will peak, the second scenario suggested at 8 to 5 billion by 2040. That the population will peak at 8 to 5 billion by 2040. The second scenario suggested. अब देखो आपके ऑप्शन क्या क्या है, पी आर आर पी। अब ज्यादा क्या लग रहा है भाई, अपने को लग रहा है पी से ज्यादा आर लग रहा है ना, पी से ज्यादा आर लग रहा है। द सेकेंड सिनेरियो सजेस्टेड दैट द पॉपुलेशन विल पीक। द सेकेंड सिनेरियो सजेस्टेड, क्या सजेस्टेड किया, दैट द पॉपुलेशन विल पीक। तो आर के बाद में कंफर्म है क्यू आएगा। अब आर के बाद में देखो क्यू इसी में आ रहा है, इसमें आर के बाद क्यों नहीं है, इसमें आर के बाद क्यों नहीं है, इसमें आर के बाद क्यों नहीं है। सजेस्टेड दैट द पॉपुलेशन विल पीक at 8 to 5 billion by 2040, a decade sooner than 2050। मतलब 2050 से 10 साल पहले ही आपका क्या हो जाएगी, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आया होगा भाई कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करना है। तो अब ये जो PQRS है ना भाई, इनमें आपके 10/10 होनी चाहिए, इनमें नंबर मत कटवाना। अब आप इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको कोई बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, बस आप क्या करो, CDS, NDA या फिर कोई भी एग्जाम के, बस ये जो PYQ है, PQRS के, ये सोल्व कर लो, 10 ईयर्स के सोल्व कर लो। अगर आपके पास, आपको ज़्यादा करने हैं, इतना कर लोगे ना भाई, कभी भी आप PQRS में लाइफ में नहीं अटकोगे। और ये 10/10 करके आओ, किसी भी हाल में करके आओ। एफकेट में भी 3/3 करके आओ, क्योंकि एफकेट में वोकेब हार्ड आती है, ठीक है ना। तो ये फिक्स करो नंबर, जो फोकेट के नंबर है, ये फोकेट के ही नंबर है भाई, तो इनको फिक्स करिए आप, ठीक है ना। एनडीए में भी आपके आउट ऑफ आउट आने चाहिए इस चीज के अंदर। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका SW है, कमेंट में बताना भाई, जितना सिखाया है उसके हिसाब से ट्राई करना, और जो मैं टैक्टिक बता रहा हूँ उसको यार अप्लाई करने की कोशिश करो। आई गारंटी यू कि आप इस टैक्टिक से करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा हर बार। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, अभी बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट आफ्टर 1 मंथ आप मास्टर कर लेंगे उसको, अगर आप डेली करते हैं तो। एंड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना भाई कमेंट में क्या होगा, ठीक है। और दूसरा, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताना। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है जी। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर्स जरूर बताना। ओके, बाकी अपनी मैथ्स की चली रही है भाई सीरीज, और बोथ एफकेट एंड CDS। अभी अर्थमेटिक चल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपके किस में आता है, एफकेट में आता है। एंड यू ऑल नो कि कितना अपना मैथ्स आता है ना। यू ऑल नो दैट कि एफकेट में कितना अपना मैथ्स आता है। एंड CDS में भी इस बार मैं पूरा करवाऊंगा, अभी तक मैंने नहीं करवाया था, बट इस बार करवाऊंगा, क्योंकि इस बार टाइम है। ओके, GS की आपकी सीरीज चल ही रही है भाई, एफकेट वाले भी करना है, NDA वाले भी करना, CDS वाले भी करना। एंड अगेन यू नो दैट पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आपके आएंगे, एंड आई विल शो यू अगेन, ठीक है ना। अब कोई सा भी एग्जाम देना, हर जगह ये काम आएगा आपको। एंड अगेन इंग्लिश, इंग्लिश की भी अपन ने स्टार्ट कर दी है, तो इंग्लिश भी करना। एंड करंट अफेयर्स कमिंग सून, ठीक है ना, करंट अफेयर्स जल्दी आने वाले, ठीक है जी। बाकी यू कैन रीच आउट अस ऑन टेलीग्राम, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन डाउनलोड द PDF देयर, है ना। तो PDF वहाँ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी भाई एक्टिव रहा करो अब, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अब मैंने शॉर्ट्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं। लेट्स लर्न समथिंग थ्रू दी शॉर्ट्स, और उसमें मैं आपके जो PYQ होता है उसी के बेसिस पे क्या करता हूँ, चीज़ों को कवर करता हूँ, तो दैट विल हेल्प यू अलॉट, है ना। एंड रेस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर। ओके, बाकी जिनको नहीं पता, अगेन बता देता हूँ यार, आप द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, SSB का फ्री कोर्स आपका वो देख सकते हो, है ना, अभी भी वो अवेलेबल है फ्री वाला, ठीक है ना। एंड वो 2 मंथ्स के लिए और अवेलेबल रहेगा। ओके, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर SSB। एक बार गो थ्रू जरूर करना, फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है जी। आई होप, आई विश कि आप भी यार अच्छी रैंक लेके आए और आपका भी क्लियर हो, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली आपकी GS की होगी, तो GS के बारे में बात करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे अपन करते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।